बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। महंगाई हो या फिर जियोपॉलिटिक्स, चिंताएं सेटल होती दिखाई नहीं दे रही हैं और बाजार निवेशक इस बात से फिक्रमंद है कि इस तरह के माहौल में एक सुरक्षित फ्यूचर और सुरक्षित निवेश के लिए किन इक्विटी फंड्स में पैसा लगाया जाए, कहां पर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और हम अपने इस वीकली फायदेमंद फंड शो में आपको देते हैं निवेश के कुछ सटीक मंत्र। आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस मिड कैप फंड की। मैं हूं हर्षिता सावंत, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और मेरा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं श्रेयस देवलकर, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड इक्विटी में सीनियर फंड मैनेजर है। एक्सिस मिड कैप फंड इनफैक्ट 44% का निवेश मिड कैप कंपनियों में करता है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो फंड ने लगभग 36% तक का सालाना CAGR रिटर्न दिया है। 5 साल में 17% रहा और इसने निफ्टी को लार्जली 5 साल और 2 साल में आउट परफॉर्म किया है। हम समझेंगे फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। श्रेयस आपको बताएंगे कि कहां पर एक्सपोजर है, आपके पैसे को ग्रो करने के लिए वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। स्वागत है श्रेयस, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फंड पर मैं डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है जब आप मिड कैप्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ भारतीय बाजार के करंट हाल को देखकर, जहां पर हमने देखा एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म और पिछले हफ्ते हमने ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी परेशानी को डिफाई करने की कोशिश की। जब अमेरिका में 1200 पॉइंट की गिरावट आई थी, हमने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट फिसला है, भारतीय बाजारों में भी थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। तो ये हो रहा है कि एक रेंज में हम फंसे हुए हैं, 18,000 के चक्कर काट रहे हैं। काफी लोगों ने ये चर्चा की है कि भारत डीकपल हो गया है इन ग्लोबल चिंताओं से। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का डर, इन्फ्लेशन का डर, क्या आपको लगता है हम वाकई में डीकपल हुए हैं? आप अगर इंडियन मार्केट उसका एक प्रॉक्सी करके अगर लिस्टेड मार्केट देखें तो एक है भारत की इकोनॉमी, एक है लिस्टेड स्पेस। और लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें कि स्पेशली BSE 100 या फिर टॉप 100, टॉप 250 स्टॉक, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप स्पेशली निफ्टी या लार्जर स्टॉक्स लेंगे तो देयर इज अ क्वाइट गुड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। अपनी इकोनॉमी में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इंडियन कंजम्पशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, पर इक्विटी मार्केट्स के जो लिस्टेड स्टॉक्स है, स्पेशली द लार्जर स्टॉक्स टॉप 100, टॉप 150, तो आप ये पाएंगे कि उनका रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनली लिंक्ड है। तो टोटली डीकपल बोलना उसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आप अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे IT सेक्टर हो, कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट हो, कोई पेट्रोकेमिकल का एक्सपोर्ट हो, तो ये चीजें, उनके प्राइजेस ये इंटरनेशनली लिंक रहते ही है। तो इसीलिए टोटल डीकपलिंग बोलना मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो ड्राइवर्स है मेन, वो होते हैं कि अपना इन्फ्लेशन, जैसे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन ज्यादा है और इंडिया का भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स है उनमें अगर आप देखेंगे इंडिया के लिए क्रूड और फूड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। बहुत सारे मेटल कमोडिटी जो है वो इंटरनेशनली ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। क्रूड और फूड, ये 2 अगर इकोनॉमिक पैरामीटर अगर कंट्रोल में रहे, उनमें से कुछ पैरामीटर्स में हमने पहले भी फॉल देखा है, जैसे क्रूड ऑलमोस्ट 120, 130 से 90s में आ चुका है। तो अगर इनमें फॉल आएगा तो आप कंजम्पशन पैटर्न में आप डीकपलिंग पा सकते हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि ऐसी आंख बंद करके ये कहना गलत होगा कि हम डीकपल हो गए हैं, लेकिन उस तरह की चिंताओं का ज्यादा असर भारतीय बाजारों में नहीं दिखाई देता। अब आपने इन्फ्लेशन के आंकड़े देखे, जब भारतीय बाजार का वो फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया और हमने देखा CPI के डेटा में एक उछाल देखने को मिला, मार्केट्स ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मार्केट्स ने उस रिएक्शन पर रिएक्ट किया कि अमेरिका में इन्फ्लेशन देखकर क्या हुआ था। इस समय आप जैसे फंड मैनेजर्स पर मार्केट को लेकर और भारतीय इकोनॉमी को लेकर कितने बुलिश हैं? क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, तो क्या वो फिर से कंजम्पशन साइकिल ड्राइव करने वाली है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को? तो इंडियन कंजम्पशन साइकिल ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली लार्ज स्टॉक्स के लिए। तो
जनरली फेस्टिव सीजन जो है वो एक बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स आपका कंज्यूम ड्यूरिंग ये पीरियड में आता है, तो ये जो फेस्टिव सीजन है जो अभी दिवाली तक चलता है, तो उसमें कैसी सेल्स रहेगी उसके ऊपर कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिटरमाइन करेगा। तो अभी हमने जब लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो अभी वेरियस मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में बोला होगा कि ये फेस्टिव सीजन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसे कि जिसे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के नंबर्स बोलते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से भी ये कैटेगरी ठीक ही चल रही है। उसमें अगेन रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है, तो ये लास्ट 3-4 क्वार्टर से पाया गया है कि रूरल का ग्रोथ अर्बन के ग्रोथ से कुछ सेगमेंट में और सम कंपनीज में अलग देखा है। पर ये ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 2-3 मंथ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति वाकई में मजबूत है या फिर हम भी ऐसे ऑन द ब्रिंक ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज में, काफ़ी इकोनॉमीज में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में क्या और पेचीदा हो जाता है फिर आपके लिए मिड कैप फंड को मैनेज करना, क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स फंड को मैनेज कर रहे हैं जो निफ्टी में एक्सपोजर लेता है या फिर कोई एक लार्ज कैप फंड है, तो आप देख रहे हैं ये बैरोमीटर रहता है इन कंपनियों का क्या हाल है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आसान होता है उस तरह से कॉल लेना। लेकिन मिड कैप में स्थिति पेचीदा हो जाती, क्योंकि एक तो छोटी साइज की कंपनियां हैं, दूसरा मार्केट में वॉलेटिलिटी में इन कंपनियों की शायद ज्यादा धुलाई होने लगती है जब भी मार्केट क्रैक करने लगता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि आपको कई सारे हिडन जेम्स में एक्सपोजर लेने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह के माहौल में एक्सिस का इस समय क्या स्टांस है, किस तरह से आप तय कर रहे हैं कितना एक्सपोजर मिड कैप कंपनियों में और किस तरह की मिड कैप कंपनियों में आप रखेंगे? हमने ये पाया है, देखा है कि लास्ट 2-3 साल में प्री कोविड वर्सेस नाउ बहुत सारे सेक्टर्स में री रेटिंग हुआ, पर ये 2 सेक्टर में री रेटिंग हुआ नहीं। तो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है कि कंसर्न्स ओवर कंजम्पशन और क्रेडिट ग्रोथ ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। अभी क्या है कि 1 साल के बेस पे आप बोलोगे कि ये ग्रोथ ठीक लग रहा है, पर आप 2-3 साल प्री कोविड वर्सेस नाउ ये अगर पैरामीटर लेके सारे सेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें ये देखा गया है कि कंजम्पशन का ग्रोथ है वो अभी तक कुछ सेगमेंट में, सारे नहीं, थोड़ा प्री कोविड के लेवल तक आना अभी भी बाकी है। तो वो हिसाब से अगर हम मार्केट के लिस्टेड स्टॉक्स को देखें तो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंजम्पशन होता है, while mid cap oriented towards various sectors। So वो ऐसा एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जैसे उसमें फिनेंशियल्स भी 18-20% है, उसमें केमिकल भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, कैपिटल गुड्स भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो मिड कैप इसीलिए एक अगर लास्ट 1-2 साल के हिसाब से देखें तो मिड कैप एज अ पैक में आपको दिखाई देगा कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट थीम्स जो है जो लास्ट 1-2 साल में उभर के आए, जैसे चाइना +1 हो, मेड इन इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हो, उसके अराउंड बहुत सारे स्टॉक्स आपको ये सेगमेंट में मिलेंगे जो स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में उसके ज्यादा प्रेजेंस है। तो वो हिसाब से हम मिड कैप में उसके अराउंड देखना पसंद करते हैं। उसमें इवन आईटी भी आता है, उसमें सारे सेक्टर्स आते हैं। तो जो कि मिड कैप सेगमेंट ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो इसीलिए ये सेगमेंट में स्टॉक पिकिंग करते समय बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे थीम्स, ये दोनों आपको पकड़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो श्रेयस, इस समय अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स देखें, जो मेरे पास डेटा है, इसमें आपके पास करीब चोला इन्वेस्टमेंट है 4% एक्सपोजर के साथ, आईसीआईसीआई बैंक में 4% का एक्सपोजर है, बजाज फिनसर्व जैसा फाइनेंस जैसी कंपनी में 3% तक का एक्सपोजर है, और ये फाइनेंस में एक्सपोजर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा एस्ट्रल में एक्सपोजर, इंडियन होटल, बाटा जैसी कंपनी, एबीबी में एक्सपोजर। तो अगर ये सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने मेंशन की है, आप मुझे बताइए
एक तो ये जो कंजम्पशन थीम या रिटेल थीम है जिसमें आपने ट्रेंट, बाटा और इंडियन होटल को रखा है, उसमें किस तरह के रिटर्न्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? इन कंपनियों की अर्निंग्स के लिहाज से आपका क्या आकलन है कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा, नियरली 3% ऑफ मनी इज बीइंग कमिटेड? तो अगर आप पोर्टफोलियो को जैसे आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो स्पेशली अगर हमें रिटेल सेक्टर्स पे कमेंट करना हो, तो रिटेल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा दो तरीके से ग्रो होती है। एक होता है कि उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं कि एक वैसे वो ग्रोथ कैसे चल रही है, और दूसरा कंपनियां कितना फास्ट एक्सपांड कर रही है, यानी पेनिट्रेशन स्टोरी। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिटेल इंडस्ट्री के लिए ग्रो करने के लिए। तो हम ये तरीके का एक्सपोजर रखना पसंद करते हैं कि जहाँ पे स्पेशली रिटेल सेक्टर, कि जहाँ पे बेसिक ग्रोथ भी हो और कंपनियां ज्यादा ग्रो कर पाए बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स। तो ये बहुत ट्रिकी रहता है क्योंकि ग्रोइंग फास्ट विथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, ये चीजें बहुत मैच करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये सारे पैरामीटर को नजर रखते हुए जनरली ये सेक्टर की तरफ देखा जाता है। तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कैटेगरीज में अभी लास्ट एक साल का या फिर लॉकडाउन के बेस पे ग्रोथ ठीक दिख रही है, पर कोई कैटेगरी में वो ग्रोथ प्री कोविड लेवल तक आना अभी तक बाकी है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर वो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी जो है वो प्री कोविड लेवल की तरफ आना अभी तक बाकी है। तो इसीलिए ये सेगमेंट इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर इंडियन कंजम्पशन स्टोरी। तो वो हिसाब से ये अलग अलग पैरामीटर को नजर रखते हुए ये पोर्टफोलियो रिटेल सेक्टर में बनाया गया है। ओके, एंड साथ ही ये जो फाइनेंस में आपका एक्सपोजर है जिसमें दो एनबीएफसीज हैं, एक बैंक है, ये बताइए यहाँ से आगे ब्याज दरों के मद्देनजर अब क्या स्टांस आपका और बड़ा एक्सपोजर लेने का बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि भारत में भी ब्याज दरों में इजाफा है। सितंबर के अंत में आरबीआई जो बैठक करने वाला है उसमें आपका क्या आकलन है और उस लिहाज से किस तरह का पॉलिसी डिसीजन आप लार्जली लेना चाहेंगे? इस पोर्टफोलियो में किसी तरह के रीजिग इन द फेवर ऑफ फाइनेंसेस और एनबीएफसी होने के आसार? इंडियन इकोनॉमी में जैसे आपका ब्याज दर जो है, जो प्रोबेबली 6 से 8 रिटेल के लिए या फिर कोई कंजम्पशन कैटेगरी, हाउसिंग हो वो कैटेगरी के लिए, तो अगर आप कंपेयर करेंगे कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, तो उनके हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज अपने इधर इतनी ज्यादा है नहीं। दूसरा, इवन हाउसिंग फाइनेंस अगर एक प्रॉक्सी ले लोन के रेट की, तो वो रेट जरूर बढ़ रहा है, पर प्री कोविड लेवल से वो उसके करीब जाके पहुंचेगा। तो नेट मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट पर से की वजह से इम्पैक्ट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है और उसके हिसाब से और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि ग्रोथ कैसी रहेगी और कैसी नहीं रहेगी। तो इन चीजों का आउटलुक अच्छा अगर होगा तो आपको रिटेल क्रेडिट ग्रोथ दिख जाती है। जो प्री कोविड अगर आप देखोगे तो प्री कोविड 5 साल 10 साल का आप CAGR देखोगे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ का, जो ऑलमोस्ट अर्ली टीन्स में हुआ करता था, तो CAGR बेसिस पे। तो जनरली अगर जॉब और एम्प्लॉयमेंट पोजीशन अच्छी रही तो इंटरेस्ट रेट इतना मायने नहीं रखेगा, एंड स्पेशली अज्यूमिंग कि यहाँ से अभी क्रूड अगर ज्यादा ये भाग ना जाए तो वो एक अलग केस हो जाएगी। पर इन करंट सिनारियो एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिचुएशंस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन absolute interest rate for the retail credit growth. But Shreyas, इस समय absolute interest rate perhaps will also play a role, especially अगर आप देखें बढ़ते interest rates में margins थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। ये institutions और ज़्यादा पैसा कमाते हैं compared to a lower interest rate regime. And this really goes mostly in favor of the PSUs. क्या PSU banks में कुछ आपका exposure है या फिर लेने की स्थिति में आप इस समय हैं? क्या उसका फायदा उठाना चाहेंगे?
तो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, उसमें अगेन हिस्टोरिकली पैटर्न देखे गए कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में देयर आर चांसेस कि आपके नीम जो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो उसके फेवर में हो, पर ऑलवेज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल क्या है कि एवरी सिचुएशन रिपीट नहीं होती है, तो बट देन एटलीस्ट हिस्ट्री सजेस्ट अभी आज की तारीख में यहाँ से आगे कैसे पैन आउट होगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी सिचुएशन सब पे डिपेंड रहेगा। डिपॉजिट एक्रीशन कैसे हो रहा है उसके पे भी डिपेंडेंट रहेगा। तो नेट फॉर बैंक और एनबीएफसी जैसे हम देखते हैं, नीम जो है इंटरेस्ट रेट मार्जिन्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री प्रोबेबली आगे पीछे करके यू विल बी देयर, इट विल बी 1 क्वार्टर डिले और सो। इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने के लिए ये रहेगा कि क्रेडिट का ग्रोथ है या नहीं, और दूसरा आपका एनपीए या फिर क्रेडिट क्वालिटी अच्छा मिल रहा है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें पे अगर हम देखें तो लास्ट 5-6 या 1 साल में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, तो वो हिसाब से इट शुड बी गुड फॉर दिस सेक्टर। ओके श्रेयस, एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सेक्टर्स जहां पर आपका एक्सपोजर है उसकी भी बात करेंगे, और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि किस तरह के रिस्क प्रोफाइल वाले निवेशक को दरअसल मिड कैप फंड में पैसे लगाने चाहिए, औसतन किस तरह के रिटर्न्स इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे फंड्स दे सकते हैं। बने रहिए आप भी, लौटते हैं फटाफट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर फायदेमंद फंड। हम बात कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के श्रेयस देवलकर से, और फोकस में है एक्सिस का मिड कैप फंड। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपोजर है, और एक्सपोजर के पीछे के कारण दरअसल हमें श्रेयस बता रहे थे। श्रेयस, हमने कंजम्पशन स्टोरी या फिर रिटेल थीम की बात की, हमने बैंक्स फाइनेंसेस की बात की, लेकिन पीआई इंडस्ट्री, केमिकल कंपनी, एस्ट्रल जैसी कंपनी जो लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर, होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई है, वहां पर भी आपकी टॉप होल्डिंग्स में शिरकत करती है। इन दोनों सेक्टर्स पर क्या कन्विक्शन आपका कह रहा है? एंड केमिकल्स में एक चीज मैंने नोटिस की है, कई सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर केमिकल सेक्टर में दरअसल ज्यादा निवेश किया है या फिर एक्सपोजर लिया है। आप लोग एक्सिस में इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? के आया, और ये आज की बात नहीं है। आप अगर देखेंगे कि केमिकल सेक्टर लास्ट 5 से 8 साल 7 साल से अच्छा कर रहा है। 7 साल पहले आप जाओगे तो यही सेक्टर के स्टॉक्स सिंगल डिजिट और उसके अराउंड पी में मिलते थे। तो उसके बाद बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन कैसे है कि इसमें से बहुत सारी कंपनियां सालों से ये सेगमेंट में काम कर रही है। एज अ कंट्री we have a very good talent pool in this sector, और it is always said that it's the time has to come। तो वैसे ही ये सेक्टर का टाइम लास्ट 5-7 साल में बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हुआ। तो आप अलग अलग केमिस्ट्री ले लीजिए, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या फिर इवन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल्स, एंड इवन डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिसका एंड यूसेज पेट्रोकेमिकल या कोई भी अलग अलग सेगमेंट में जाए। स्पेशलिटी केमिकल एक अलग से सेगमेंट करके उभर में आया, क्योंकि पहले बहुत सारी कंपनियां सिर्फ बल्क केमिकल जिसे बोलते हैं या फिर कमोडिटी केमिकल उसमें थी, पर वही कंपनियों ने अपना पाथवे और ग्रोथ पाथ एक्सपांड करके अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल में जाने की कोशिश की, और उनमें उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ। तो इस तरीके से ये सेक्टर अक्रॉस ईयर्स एक्चुअली अगेन एज आई एम सेइंग, वो कंपनीज बहुत सालों से इसके ऊपर काम कर रही है, पर उनके वो कामों का नतीजा अभी आपको ज़्यादातर लास्ट 5 से 7-8 साल में दिखाई दिया। तो ये सेगमेंट में अलग अलग कंपनी होती है, जैसे बल्क केमिकल हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, डिफरेंट एंड यूजेजेस है, और अक्रॉस द बोर्ड दूसरी चीज और एक पाई गई है कि बहुत सारी कंपनियां एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा करती है। तो दैट मीन्स वी आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस,
इवन बहुत सारे केमिकल्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बात हुई है। जी हाँ। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस दिस सेक्टर हैज डन वेल इन लास्ट 5-7 years। नॉर्मली किसी भी निवेशक के लिए मिड कैप में एक्सपोजर लेने का मतलब ये है कि वो रिस्क ज्यादा उठा सकता है। ये बताइए इस समय किस तरह के निवेशक को वाकई में मिड कैप कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में हमने एक डाउन डे देखा है, मिड कैप्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। व्हाट वुड यू एडवाइज इन्वेस्टर्स दैट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फंड? अगर हम मिड कैप फंड को अभी कंपेयर करें या देखें तो ऑलवेज क्या है कि मिड कैप को हम ऐसे देखते हैं कि इट इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न इन अ रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन अ रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल। तो इन्वेस्टर को अपने खुद के रिस्क एपेटाइट जरूर देखने चाहिए और उसके हिसाब से अलोकेशन टू मिड कैप फंड करना चाहिए कि उनके रिस्क एपेटाइट से हिसाब से कितना परसेंटेज एक्सपोजर इन देयर पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा फॉर इन मिड कैप फंड। तो वो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे मैं पहले बता रहा था, डिफरेंस इन अ लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी विच हैज इमर्ज्ड अ लॉट, कि मिड कैप कैटेगरीज एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज के वेरियस एवेन्यूज जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में है, छोटे सेक्टर्स में, बड़े सेक्टर में। वही लार्ज कैप के बहुत ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इन दैट सेंस देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो एज वेल। तो ये पोर्टफोलियो कॉम्प्लीमेंट्री करके भी काम करता है मिड कैप पोर्टफोलियो। तो ये दूसरी चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा ऑब्वियसली ये मार्केट में वैल्यूएशंस को देखा जाए तो डेफिनेटली वैल्यूएशन ज्यादा है which has increased in last 2 years because of this sharp rally जो हुई है। तो वो भी चीज एक ध्यान में रखनी चाहिए। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बेस्ड ऑन द गोल्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आपको एक पोर्टफोलियो आप डिफाइन करें कि लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, कंसिडरिंग द पैरामीटर्स, और उसमें आप गोल बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो वो जनरली बेहतर रिटर्न देते हैं। श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर आप हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए और मिड कैप फंड में कुछ पैसा भी एलोकेट करना पॉसिबल है, एक विकल्प है आपके लिए। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत श्रेयस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स हमारे सामने पेश करने के लिए। फायदेमंद फंड में आज इतना ही। नमस्कार।